सिप मेरा सवाल। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं प्रियंका संभव। हर शाम को 4 से 5 आपके लिए लेकर आती हूं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, जिसमें हम कोशिश करते हैं कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप तक सही जानकारी पहुंचे। आपने अगर म्यूचुअल फंड में अपना पोर्टफोलियो बनाया हुआ है, एक गोल को सोच करके बनाया हुआ है, तो क्या आप उस गोल तक पहुंच पाएंगे? आपके पोर्टफोलियो में जिस तरह की म्यूचुअल फंड की स्कीम है, क्या वो आपके लिए वर्क कर रही है या नहीं? तो इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देते हैं इस 1 घंटे में। मंडे टू फ्राइडे हम लेकर आते हैं मेरी सिर्फ मेरा सवाल, और मैं कंटिन्यूसली आप लोगों से कह रही हूं अपने पोर्टफोलियोज जैसे आप हमें भेज रहे हैं भेजते रहिए। और पोर्टफोलियो को अगर आप एक वीडियो फॉर्मेट में भेजना चाहते हैं तो हमें व्हाट्सएप कीजिए। नंबर्स मैं आगे बताऊंगी, लेकिन पहले मैं बताती हूँ आज हम किस टॉपिक पर फोकस करने वाले हैं। तो हमें क्या लगता है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा निवेश है वो अच्छा रिटर्न दे रहा है, इसका पैमाना क्या होता है? और एक्सपर्ट्स हमें समझाते हैं कि इसका पैमाना होता है कि क्या आपको जो रिटर्न मिलेगा 5 साल बाद 7 साल बाद वो इन्फ्लेशन को बीट कर रहा होगा, और इसके लिए इक्विटी में निवेश करना बेहद जरूरी होता है। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में शेयर मार्केट के जरिए नहीं बल्कि म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करते हैं, तो क्या आपको शेयर मार्केट में जिस तरह से हम देखते हैं रिटर्न मिलता है वैसा नहीं मिल सकता है क्या? तो यही आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी अब स्ट्रैटेजीज पर काम किया जा रहा है कि म्यूचुअल फंड की स्कीम्स को स्ट्रैटेजीज के तहत बनाया जा रहा है, जिसमें आपके मार्केट की डाउनफॉल रिस्क, वॉलेटिलिटी, इन सब को मात देने की क्षमता हो, जिसे हम कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो आज हम फैक्टर इन्वेस्टिंग के बारे में समझना चाहेंगे। इसे स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग भी कहा जाता है। किस तरह की स्कीम्स होती हैं ये, क्या आपको इसमें निवेश करना चाहिए, और अगर आप इनमें निवेश कर रहे हैं तो कौन से जोखिम हैं जिनके बारे में आपको जानना चाहिए? इन सब पर बात करने के लिए आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर मुकेश जिंदल, CFP हैं, पार्टनर है अल्फा कैपिटल के। थैंक यू सो मच मुकेश जी, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। बहुत दिनों के बाद नए शो के फॉर्मेट में हम आपसे मिल रहे हैं, सो शुक्रिया सर। ऑलराइट, सो मुकेश जी जुड़े हुए हैं, आपके पोर्टफोलियोज पर भी जवाब देंगे। यस सर। ओके सर, आपके लिए मैं एक लाइन लोगों को बताना चाहूंगी कि मुकेश सर जो है ना, वो फैक्ट इन्वेस्टिंग के बारे में जब मैं उनको अप्रोच किया तो इन्होंने कहा अरे प्रियंका, ये जो है ना इन्वेस्टर को समझना बहुत जरूरी है। तो हमें लगा कि इनको ही लाना चाहिए और आपको समझाना चाहिए। और अगर आप सर से सवाल पूछना चाहते हैं, चाहे अपने पोर्टफोलियो से जुड़ा हुआ या फैक्टर इन्वेस्टिंग से जुड़ा हुआ, तो मैं आपको बताती हूँ कैसे आप भेज सकते हैं अपने क्वेश्चन। हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311211874। इस पर आप व्हाट्सएप कीजिए। आप अपने क्वेश्चन को एक छोटा सा वीडियो भी बना के अगर हमें क्लिप भी भेजेंगे ना, तो हम उसे भी यूज कर पाएंगे। सो व्हाट्सएप के अलावा आप ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर। और तुरंत अगर अभी आपको अपने सवालों का जवाब चाहिए तो यूट्यूब पर लाइव अपने क्वेश्चंस भेजिए। बहुत सारे लोग हमें ऑलरेडी क्वेश्चंस भेजना शुरू हो चुके हैं, और मुकेश सर रहेंगे हमारे साथ अगले 1 घंटे। सो पहले हम फैक्टर इन्वेस्टिंग पर थोड़ी सी चर्चा करते हैं, समझते हैं क्या होती है फैक्टर इन्वेस्टिंग। तो सर, अगर मैं आपसे कहूं प्लीज डिफाइन फैक्टर इन्वेस्टिंग, ये कैसे काम करती है? ये जो शब्द है ना फैक्टर इन्वेस्टिंग, ये बहुत सारे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स के लिए नया शब्द होगा। थैंक यू प्रियंका, आपने सही बोला। ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग एक नया फॉर्मूला बेस्ड इन्वेस्टिंग है। काफी फंड हाउसेस आजकल फैक्टर बेस्ड या स्मार्ट बीटा इंडेक्स फंड्स लॉन्च कर रहे हैं, और इन्वेस्टर्स के लिए ये काफी कई बार कंफ्यूजिंग हो सकता है। अब मैं आपको समझाता हूं ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग आया कहां से, क्यों आया, और अगर इन्वेस्टर को सेलेक्ट करना है तो कैसे करें। अब देखिए, जब आप म्यूचुअल फंड में कोई इन्वेस्टर पैसा डालता है तो वहां पे एक फंड मैनेजर होता है जो आपके बिहाफ में स्टॉक्स पिक कर रहा होता है और रिटर्न दे रहा होता है। अब हम ये मान के चलते हैं कि फंड मैनेजर अच्छा होगा, अच्छा रिटर्न दे रहा होगा, और उसके लिए वो फीस चार्ज करता है 2 से 2.5%। पर हमने क्या देखा है, जैसे से मार्केट मैच्योर होने लगती है तो एक्स्ट्रा रिटर्न निकालना बड़ा मुश्किल हो जाता है, बेंचमार्क को बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। बेंचमार्क मान के चलिए सेंसेक्स को बीट करना, निफ्टी को बीट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इन्वेस्टर क्या करने लगता है, वो उसे लगता है मैं इतनी ज्यादा फीस क्यों दूं, तो वो इंडेक्स फंड्स में डालना शुरू कर देता है। इंडेक्स बोलता है कि भाई मैं निफ्टी में ही आप पैसा डाल दो, सेंसेक्स में डाल दो, इतना रिटर्न ही ले लो, हम 2% फीस एक्टिव फंड मैनेजर को क्यों दें। तो जनरली होता क्या है, एक जगह आपके हो गए इंडेक्स फंड, सिंपल पैसिव बेस्ड फंड जो इंडेक्स को रेप्लिकेट कर रहे हैं, और एक जगह हो गए आपके एक्टिव फंड मैनेजर्स जो स्टॉक पिकिंग अपना दिमाग लगा के कर रहे हैं, उसके लिए ज्यादा फीस चार्ज कर रहे होते हैं। जो फैक्टर बेस्ड फंड्स हैं वो बीच का पार्ट है।
होता ये है कि इस जो इंडेक्स फंड है इसमें प्रॉब्लम क्या आती है, रिटर्न नॉर्मली 13, 14, 15% के आसपास आती है। अगर इन्वेस्टर चाह रहा होता है कि मैं थोड़ी सी ज्यादा रिटर्न लूं और जिसमें खर्चा भी कम हो, तो वहां पे फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग आ जाती है। और फैक्टर बेस्ड में होता ये है, हम ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं कुछ ऐसे फैक्टर ढूंढे जिससे रिटर्न ज्यादा आ जाए। सो फॉर एग्जाम्पल, आज के दिन इतनी मूवीज आती है, अगर आपको आइडेंटिफाई करना हो कौन सी मूवी चलेगी, तो उसमें क्या फैक्टर हम लगाएंगे? एक फैक्टर लगाएंगे, अच्छा मूवी फिल्म स्टार कौन है, हीरो कौन है, हीरोइन कौन है। अगर बढ़िया स्टार है तो प्रोबेबिलिटी हाई है, ज्यादा चलेगी। डायरेक्टर कौन है, अच्छा डायरेक्टर तो मूवी चलेगी। वैसे ही फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग में हम कुछ फैक्टर कोशिश करते हैं पता लगा लें, और फॉर्मूला के बेसिस पे फिर हम इन्वेस्टमेंट शुरू कर दें। ओके, सो मतलब और इसीलिए इन्हें स्मार्ट बीटा इन्वेस्टिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसको जो आपके जैसे एक्सपर्ट समझाते हैं, इंडेक्स को स्मार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे ये बताइए, क्या ये इंडेक्स फंड से ज्यादा स्मार्ट होते हैं? क्या इंडेक्स फंड से ज्यादा स्मार्ट होते हैं और एक्टिव फंड से कम स्मार्ट होते हैं? आप फैक्टर इन्वेस्टिंग को अगर कह रहे बीच में है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे इंडेक्स फंड से, तो आपको क्या लगता है कि इंडेक्स फंड छोड़ करके लोगों को फैक्टर बेस्ड इंडेक्स इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए? देखिए, मेरे से अगर आप पूछोगे तो एक पोर्टफोलियो में तीनों टाइप के फंड्स इंपॉर्टेंट हैं। आपके पास बेसिक इंडेक्स फंड्स, क्योंकि वो आपका कोर होता है, वो होना ही चाहिए। स्मार्ट बीटा फंड्स भी आप ऐड करें और थोड़े एक्टिव फंड्स भी आप ऐड करें। नॉर्मली थॉट प्रोसेस ये होता है, जो कोर पोर्टफोलियो है, लार्ज कैप पोर्टफोलियोज है, उसमें हम इंडेक्स फंड्स रखें, स्मार्ट बीटा थोड़ा हम ऐड करें, और जो मिड स्मॉल के लिए उसमें एक्टिव फंड रखें। जहां तक स्मार्टनेस की बात है, हमने देखा है कि नॉर्मली जो फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग है, अगर ठीक से इन्वेस्ट करें तो बहुत बेहतरीन रिटर्न दे सकते हैं। इनफैक्ट आपका रिस्क भी रिड्यूस कर सकते हैं, और कई बार ये आपके एक्टिव फंड मैनेजर से बेटर कर रहे होते हैं। ग्लोबली ये बहुत बड़े हैं, इंडिया में नए आए हैं, बट ग्लोबली ये 30 साल से चल रहे हैं। बाहर हमने देखा है रिटर्न बहुत बढ़िया दे रहे हैं। मुकेश सर, आपने एक वर्ड यूज किया जो जिससे सिर्फ मेरा अटेंशन तो गया, सारे इन्वेस्टर्स का जाता है। आपने कहा कि रिटर्न बढ़िया दे सकते हैं, रिस्क जो है इसमें बेटर मतलब कम रहता है, बेटर मैनेज्ड होते हैं। तो ये हमें मार्केट के डाउनसाइड से कैसे बचाते हैं? और हम कई वॉलेटाइल सेशन हम अभी देख चुके हैं, बहुत सारे फैक्टर्स थे जिस वजह से देख रहे थे। खैर, आज तो एकदम फैबुलस मार्केट रहा है, लेकिन ये वॉलेटाइल सेशंस में ये फैक्टर इन्वेस्टिंग क्या मेरे लिए कैसे वर्क करता है? गिरावट से निपटने में कैसे मदद मिलती है? देखिए प्रियंका जी, होता ये है, फैक्टर्स बहुत टाइप के हो सकते हैं, है ना। कुछ एक फैक्टर है क्वालिटी है, जो क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। एक पर्टिकुलर फैक्टर है लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी का मतलब होता है वो स्टॉक जो फ्लक्चुएट कम करते हैं, गिरते भी कम है। एंड उनमें होता क्या है, एक रिस्क का मेजर होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन उनमें बहुत कम होता है। इनफैक्ट 4 जून को जब मार्केट गिरी थी, हमने देखा कि जो लो वोलेटिलिटी वाला फैक्टर बेस्ड इंडेक्स फंड है, वो सबसे कम गिरा था। तो अगर कोई रिस्क एवर्स इन्वेस्टर है, वो चाहता है यार मैं ऐसी इन्वेस्टमेंट में करूं जिसका रिस्क निफ्टी या सेंसेक्स के इंडेक्स फंड से कम है, एंड पॉसिबिलिटी है कि उससे ज्यादा रिटर्न दे दे, तो उसके लिए ये स्पेसिफिक फैक्टर फंड, जो कि नाम जिसका है लो वोलेटिलिटी फैक्टर फंड, बहुत बेहतरीन रहता है। तो हर रिक्वायरमेंट के लिए ये फैक्टर बेस्ड इन्वेस्टिंग फंड्स हैं। इंपॉर्टेंट ये किस टाइप का फैक्टर कर रहे हो, कौन से मार्केट में सेलेक्ट कर रहे हो, वो बहुत जरूरी है। तो इसको जानना बहुत जरूरी है। अब ये बताइए मुझे कि फैक्टर इन्वेस्टिंग का बेंचमार्क क्या होता है? वो किस इंडेक्स को फॉलो करता है? क्योंकि अगर हम बात करें निफ्टी की, तो फिर तो वो तो प्लेन वैनिला इंडेक्स फंड ही हो गया। पर आपने नाम यूज किया लो वॉलेटिलिटी, तो वो किस इंडेक्स को अपना बेंचमार्क मानता है? देखिए प्रियंका, बेंचमार्किंग अगर हम जहां तक बात करें, पहली बात तो ये जितने भी स्मार्ट बीटा या आपके फैक्टर बेस्ड फंड्स है, ये सारे इंडेक्स जो बनाता है एनएससी बनाता है। और एनएससी की अगर आप वेबसाइट में जाएंगे, एनएससी इंडेक्सेस आप गूगल में सर्च करेंगे तो वेबसाइट आ जाती है। तो वो इंडेक्स कम से कम 100 से ज्यादा उसने इंडेक्स बना रखे हैं। और फंड हाउस क्या करता है, उसे रेप्लिकेट करता है। जो उनमें स्टॉक्स डिफाइंड है वो रेप्लिकेट करता है। तो बेसिक बेंचमार्किंग तो ये देखी जाती है कि अगर मान के चलिए लो वॉलेटिलिटी वाला हमने इंडेक्स उठाया, तो जो एनएससी की वेबसाइट में जो रिटर्न आ रहा है, उस रिटर्न को फंड मैनेजर जो है, जो अपना अगर मान के चलिए यूटीआई का अपने वही फंड उठाया लो वॉलेटिलिटी वाला, सिमिलर है कि नहीं है, नॉर्मली ज्यादा फर्क नहीं होना चाहिए।
तो वो ट्रैकिंग एरर होता है कि उसमें बेंचमार्क मैनेज कर रहा है नहीं कर रहा है ना। अगर आप मेरे से नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए पूछेंगे तो नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बेंचमार्क है बीएसई एसएनपी 500, जिसमें टॉप 500 कंपनीज आ जाती है। नॉर्मली एक इन्वेस्टर को अगर ये टॉप 500 कंपनी का, जिसको निफ्टी 500 भी बोलते हैं, वो आप फंड उठा लो या इंडेक्स फंड उठा लो, वो सबसे कोर पोर्टफोलियो है। अगर कोई भी फैक्टर फंड इस बेंचमार्क को बीट कर रहा है और रिलेटिवली लेस रिस्क ले रहा है तो बेहतरीन फंड माना जाता है। तो मेरे हिसाब से तो वो फंड्स अच्छे हैं, या इन्वेस्टर्स को हमेशा कंपेयर करना चाहिए कि आपका निफ्टी 500 या जो हमने बोला बीएससी का भी इंडेक्स है एसएनपी 500, इससे कंपेयर करें। और सिर्फ रिस्क रिटर्न इंपॉर्टेंट नहीं है, रिस्क भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, कई फंड मैनेजर ज्यादा रिटर्न दे रहे होते हैं, पर वो एक्स्ट्रा रिटर्न देने के लिए उन्होंने रिस्क ज्यादा ले लिया, तो वो चीटिंग हो गई है। तो हमें ये देखना है कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न क्या दे रहा है। तो बेंचमार्किंग मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स को सिर्फ एक ही इंडेक्स का ध्यान रखना है, बीएससी एसएनपी 500। जो फंड इससे बेहतरीन कर रहे हैं वो अच्छा फंड है। तो किस तरह के निवेशकों को आप इसमें इन्वेस्ट करने की सलाह देते हैं, क्योंकि आपने कहा हर के पोर्टफोलियो में सभी स्कीम्स होंगी तभी एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनेगा, पर आपको क्या लगता है, आपके जोखिम लेने की क्षमता, आपके गोल्स, इन सब को अगर आप नजर में रखते हैं तो आप किन्हें एडवाइस करते हैं? हम श्योर आप बहुत सारे लोगों को एडवाइस करते होंगे कि आपको ये चुनना चाहिए, तो क्यों चुनना चाहिए किसी को? जैसे प्रियंका, पोर्टफोलियो क्रिएशन, एलोकेशन ऑफ मनी बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। आप पोर्टफोलियो कैसे डिजाइन करते हैं उसके ऊपर ही रिटर्न करता है। जनरली हर इन्वेस्टर की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। अगर मैं जनरल रूल की बात करूं तो 60% पोर्टफोलियो लगभग आप लार्ज कैप में डाल सकते हो और 40% मिड स्मॉल में डाल सकते हो। 20% मिड कैप, 20% स्मॉल कैप, तो ये स्टेबल रहता है। विद इन 60% जो मैंने लार्ज कैप की बात की, उसमें आप ये मान के चलिए 40% आप लार्ज कैप इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, निफ्टी इंडेक्स फंड में डाल दीजिए, निफ्टी नेक्स्ट 50, एसएनपी 500। जो 20% का स्पेस है आप उसमें ये फैक्टर बेस्ड फंड्स डाल सकते हैं। तो वहां पे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप 20% वहां पे एलोकेट कर सकते हैं। अब किस टाइप का फैक्टर बेस्ड फंड पिक करेंगे वो डिपेंड करता है किस टाइप के इन्वेस्टर है। जैसे मैं फैक्टर्स की बात करूं, एक फैक्टर है मोमेंटम, जो काफी एग्रेसिव फैक्टर है, जो चल रहा होता है ज्यादा जब बुल रन में मार्केट चढ़ रही होती, तो वो फैक्टर क्या करता है, उन स्टॉक्स में पैसा लगाता है जो ऑलरेडी चल रहे हैं, तो रिटर्न भी वो ज्यादा देता है, चढ़ती मार्केट में गिरता भी ज्यादा है। तो जो बहुत एग्रेसिव इन्वेस्टर्स हैं, ज्यादा रिटर्न चाहिए, ज्यादा रिस्क लेने के लिए अच्छे हैं, तो उनके लिए मोमेंटम फैक्टर अच्छा है। कई लोग इन्वेस्टर हैं वो बेरिश है, उनको लगता है यार मार्केट जब गिरेगी तो मेरा डाउनसाइड कम गिरेगी, तो उनके लिए एक फैक्टर है क्वालिटी, जो कि हाई क्वालिटी कंपनी जिसमें रिटर्न ऑन इक्विटी अच्छा है या डेट उसने कम लिया हुआ है, वो फैक्टर बहुत अच्छा है। तीसरा जैसे लो वॉलेटिलिटी, वो भी बहुत अच्छा फैक्टर है प्रोटेक्ट करने के लिए, जो कि नॉर्मली कम गिरते हैं। तो डिपेंडिंग ऑन आप किस टाइप के इन्वेस्टर आप फैक्टर को सेलेक्ट करें। बट मेरी इसमें सजेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इनमें आप तभी डालें अगर ये आपको समझ में आता है। अगर समझ में नहीं आता है तो आप मत डालें, इसमें करने की जरूरत नहीं है। तो इन्वेस्टर के लिए एडवाइस यही है कि इसको समझें, नॉलेज बिल्ड करें, और जब समझ में आए तभी इसको ग्रेजुअली आप बिल्ड करें। ओके फाइन, चलिए पॉइंट टेकन। तो एक जो पोर्टफोलियो है जिसमें आप कह रहे हैं कि 60% भाई आपको लार्ज कैप की तरफ रखना है, फिर 40% में आप 2020 मिड कैप एंड स्मॉल कैप में रखें, तो ये जो 60% जो बड़ा वाला पोर्शन है, इसमें कुछ हिस्सा जो है रूल बेस्ड स्कीम्स की तरफ आप डेडिकेट कर सकते हैं। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आपको ये समझ में आ रहा है, कन्विक्शन है आपका इसमें, तभी निवेश कीजिएगा। और तो बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं मुकेश सर, और आई थिंक वी विल स्टार्ट विद द पोर्टफोलियोज, क्योंकि फिर क्या होता है एंड तक हमें बहुत सारे पोर्टफोलियोज छोड़ने पड़ते हैं। तो मैं जेबी एडिटर के हैंडल से जो एक सवाल आया है वो लेना चाहती हूँ, जो पूछ रहे हैं हमसे कि एचडीएफसी डिफेंस म्यूचुअल फंड में ये अगले 5 साल के लिए अपना निवेश रखने वाले हैं, तो ये आपको कैसा लग रहा है? और क्योंकि इन्होंने एक स्पेसिफिक थीम के बारे में पूछा है, तो मैं आप चाहूंगी कि आप इस थीम के बारे में भी बताएं, क्योंकि हमने देखा इस थीम पर सरकार का काफी जो है जोर रहा था, और इसके बाद हमने एचडीएफसी के डिफेंस म्यूचुअल फंड को बहुत अच्छा करते हुए देखा भी है। गोइंग फॉरवर्ड ये थीम आपको कैसी लग रही है, और आप जेबी एडिटर जैसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? 5 years का अगर टाइम होराइजन है तो इज इट द राइट थिंग टू डू?
देखिए प्रियंका, अगर हम एचडीएफसी डिफेंस फंड की बात करें, आपने बिल्कुल सही कहा कि गवर्नमेंट का फोकस डिफेंस सेक्टर में रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है हम इतना जो डिफेंस इंपोर्ट कर रहे हैं वो इंडिया में हम मैन्युफैक्चर करें, और उसके लिए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम भी निकाली है। तो जो पुरानी सरकार थी एनडीए की, एनडीए 2 में गवर्नमेंट ने काफी ज्यादा स्पेंडिंग डिफेंस में किया, और इसी की वजह से जो डिफेंस बेस्ड स्टॉक्स हैं उन्होंने काफी रिटर्न दिया और फंड ने भी काफी रिटर्न दिया है। अब आगे अगर मैं एक्सपेक्टेशन की बात करूं तो इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा कि जो गवर्नमेंट बजट लाती है उसमें अब गवर्नमेंट का फोकस क्या रहता है, क्योंकि इस बार जो एनडीए का मैंडेट आया है वो इतना स्ट्रांग नहीं आया है। गवर्नमेंट पहले सोशल स्पेंडिंग में, सब्सिडीज में इतना स्पेंड नहीं कर रही थी, तो अब वो शायद उसमें इंक्रीज करेंगे सोशल स्पेंडिंग में। तो हो सकता है डिफेंस में थोड़ा सा स्पेंडिंग कम हो, तो बजट को देखना बहुत जरूरी होगा। तो एचडीएफसी डिफेंस फंड आगे कितना चलेगा या डिफेंस के स्टॉक्स कितना चलेंगे, बजट से हमें इंपॉर्टेंट सिग्नल मिलेगा। बट प्रियंका, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं। नॉर्मल इन्वेस्टर को थीम बेस्ड फंड्स की जरूरत नहीं है उनके पोर्टफोलियो में। जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि कोई भी थीम होती है वो एक लिमिटेड पीरियड के लिए चलती है, और अगर इन्वेस्टर को रिटर्न बनाना है तो उसको टाइमिंग इसमें दो बार करनी पड़ती है। आपको एंटर भी राइट टाइम में करना पड़ता है और एग्जिट भी राइट टाइम में करना पड़ता है। अगर आपने एग्जिट टाइम पे नहीं किया तो जब वो मार्केट का डाउन टर्न आएगा वो पता नहीं कब चलेगा। बेटर होगा डाइवर्सिफाइड फंड इन्वेस्टर्स पिक करें, जहां पे फंड मैनेजर के पास मैंडेट है कि वो जो सेक्टर अच्छा लग रहा है उसके स्टॉक उठा लेंगे। अगर उसे डिफेंस के सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं वो अपने आप उसमें ऐड कर लेगा, और जब एग्जिट करना होगा कर लेगा। एक ये इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा क्या होता है, थीम बेस में अगर डिफेंस फंड होता है, बहुत अच्छे काफी ज्यादा नहीं होते हैं डिफेंस स्टॉक्स, मान के चलिए 4-5 अच्छे हैं, बट डाइवर्सिफिकेशन के लिए फंड मैनेजर को वो काफी फालतू स्टॉक्स भी उठाने पड़ते हैं। तो मेरा सजेशन होगा डाइवर्सिफाइड ना करें, बट अगर आप एग्रेसिव हैं, रिस्क लेना चाहते हैं, तो बजट के बाद आपको पता चलेगा ये आगे क्या चलेगा। ओके, सो आई सजेस्ट आप एक बार प्लीज बजट के बाद फिर जुड़िएगा। मतलब हमारे व्यूअर को भी मैं कहूंगी ये सवाल आप लेकर आइएगा, और मुकेश सर आपको भी कहूंगी। अब हम लेते हैं सुनील जी का क्वेश्चन। सुनील बिश्नोई पूछ रहे हैं कि वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में सिप कर रहे हैं 5,000 रुपए की, 2 साल से कर रहे हैं। ये आगे इन्हें कंटिन्यू रखना चाहिए? मतलब निफ्टी 50 नहीं, निफ्टी नेक्स्ट 50 में है इनका निवेश। प्रियंका जी, जो निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड एक बेहतरीन इंडेक्स फंड है। अगर हम समझें ये है क्या, नॉर्मली अगर हम मार्केट कैपिटलाइजेशन या साइज की वजह हिसाब से अगर स्टॉक्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में करें तो स्टॉक नंबर 1 to 50 निफ्टी हो जाता है, और स्टॉक नंबर 51 to 100 निफ्टी नेक्स्ट 50 कहलाता है। अब इसमें अगर हम रिटर्न की बात करें तो लास्ट 1 ईयर की अगर आप रिटर्न देखें, निफ्टी नेक्स्ट 50 ने लगभग 70% रिटर्न दिया है लास्ट 1 ईयर में, और काफी अच्छी रिटर्न दे रहा है। एंड इसमें लॉजिक ये होता है कि जो कंपनीज बड़ी हो रही है निफ्टी में ऐड होंगी तो वो इसमें होती हैं। पोर्टफोलियो में ये डेफिनेटली होना चाहिए, बट आपका कोर हमेशा निफ्टी रहना चाहिए। जो निफ्टी एक इंडेक्स है, बहुत ही स्टेबल इंडेक्स है, गिरता बहुत कम है। इन एडिशन टू निफ्टी आप निफ्टी नेक्स्ट 50 आप ऐड करें। मेरे को इनका पूरा पोर्टफोलियो पता नहीं है तो मैं बता नहीं सकता। मैं ये नहीं चाहता कि सारा पैसा आप इसमें डाल दो, तो बहुत कहना मुश्किल है, बट ये इंडेक्स बहुत बेहतरीन है और क्लाइंट्स को अपने पोर्टफोलियो में करना चाहिए। ओके फाइन, चलिए सर ने अभी ये बताया था कि आपके पोर्टफोलियो में एक मिक्स होना चाहिए जिसमें आप लार्ज कैप का जो एलोकेशन है उसमें वन ऑफ द फंड्स ये जरूर होना चाहिए। ऑल राइट, तुषार पुजारा जी का पूरा पोर्टफोलियो लेकर आते हैं आप मुकेश जी आपके लिए। सो तुषार जो है उनकी एज है 43। उन्होंने बताया कि ये अभी 1 महीने से ही इन्होंने सिप करना शुरू किया है, और इनके पोर्टफोलियो में है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड 2000 का निवेश इसमें कर रहे हैं। एचडीएफसी मिड कैप में 2000 का निवेश है इनका। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 2000 का निवेश है। क्वांट के स्मॉल कैप में 2000 का निवेश है। तो कुल मैं देख रही हूँ 8000 का निवेश है जो इन्होंने 1 महीने पहले शुरू किया है। आप क्या सजेस्ट करेंगे? आपको ये पोर्टफोलियो कैसा दिख रहा है? आपको प्रॉपर डाइवर्सिफिकेशन नजर आ रहा है? कुछ और ऐड करने के लिए कहेंगे तुषार को? प्रियंका, जब हम लोगों के ऐसे पोर्टफोलियो देखते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। एंड मेरे से अगर आप पूछेंगे तो जो तुषार जी ने पोर्टफोलियो बनाया है ये बहुत ही परफेक्ट पोर्टफोलियो है। एक इन्होंने निफ्टी का लार्ज कैप इंडेक्स फंड लिया है, क्योंकि लार्ज कैप में आजकल अल्फा नहीं आ रहा है। इंडेक्स फंड, लो कॉस्ट इंडेक्स फंड बेहतरीन रहता है। एक इन्होंने मिड कैप स्मॉल कैप फंड लिया है, और एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड लिया है।
चारों फंड बेहतरीन है, चारों अच्छा रिटर्न दे रहे हैं, बैलेंसिंग अच्छा है, लार्ज मिड स्मॉल में डाइवर्सिफिकेशन अच्छा है। मेरे को नहीं लगता है इसमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। और प्रियंका, एक मैं बात इसमें ऐड करना चाहूंगा, जब ऐसा पोर्टफोलियो हम स्पेशली छोटे इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर्स का देखते हैं, तो मेरे को लगता है कि जो आपका प्रोग्राम ये काम कर रहा है, अवेयरनेस बढ़ा रहा है, इट्स फैंटास्टिक। इतना अच्छा पोर्टफोलियो बनाना इज अमेजिंग। तो बधाई हो आपको भी और तुषार जी को भी। थैंक यू सो मच सर। हम तो बस कोशिश करते हैं, बट दिस इज़ गुड। हम भी चाहते हैं कि हमारा देश जो है, हमारे देश के लोग जो हैं वो फाइनेंशियली एम्पावर हों, राइट डिसीजन लें और आपके जैसे एक्सपर्ट्स आकर उन्हें गाइड कर पाते हैं। सो आई थिंक ये अच्छा मौका होता है, आपके जैसे एक्सपर्ट से डायरेक्टली वो रिव्यू करवा पाते हैं अपने पोर्टफोलियो को। तो मुकेश जी मेरे साथ अगले आधे घंटे तक हैं। प्लीज़ अपने क्वेश्चंस आप हमें व्हाट्सएप, ईमेल और यूट्यूब पर लाइव भेजिए। यूट्यूब लाइव क्वेश्चन ही अब मैं एक और पिक करने वाली हूँ नवीन जी का। नवीन जी, आपका व्यू जानना चाहते हैं बंधन फ्लेक्सी कैप ग्रोथ पर, आपका क्या व्यू है? आपको ये स्कीम कैसी लगती है? देखिए, अगर हम फ्लेक्सी कैप की बात करें तो समझने की कोशिश करते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी है क्या। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में होता क्या है कि फंड मैनेजर के पास मैंडेट होता है, वो कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। तो फंड मैनेजर के पास हम मैंडेट दे रहे हैं कि आपको जहां सही लगे आप इन्वेस्ट करिए। मेरे को फ्लेक्सी कैप कैटेगरी बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि कोई फंड मैनेजर के पास रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर अब मैं बंधन की बात करूं, बंधन एसेट मैनेजमेंट कंपनी आज से 2 साल पहले काफी स्ट्रगल कर रही थी, उनके फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे थे। बट उन्होंने रिसेंटली फंड मैनेजमेंट टीम को चेंज किया है। वहां पे जो अब सीआईओ आए हैं वो मनीष गुनवानी हैं, जिनका फैंटास्टिक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है आईसीआईसीआई, निपॉन में। और जब से वो आए हैं, बंधन के सारे फंड इस समय अच्छा कर रहे हैं। तो बंधन फ्लेक्सी कैप एक अच्छा फंड है, आप उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए। ओके, सो बंधन बिल्कुल सही फंड है। नए फंड मैनेजर अभी से कुछ ही रिसेंटली उन्होंने भी ज्वाइन किया है और उनका एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड भी रहा है। सो गो फॉर इट नवीन जी, चिंता की बात नहीं लग रही है। दीपक मिश्रा अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दीपक जी ने हमें अपना सवाल व्हाट्सएप पर भेजा था और अभी हमारे साथ फोन लाइन पर है। दीपक जी नमस्ते, प्रियंका बोल रही हूँ। क्या पूछना चाहते हैं आप? नमस्ते मैम। जी, आप अपना पोर्टफोलियो, मैं आपका पोर्टफोलियो बता देती हूँ, फिर आप अपना सवाल बताइएगा। सो मुकेश सर, दीपक मिश्रा के पोर्टफोलियो में है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, 11,000 का निवेश यहाँ पर कर रहे हैं। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 11,000 का निवेश है। कैनेडा रोबेको के स्मॉल कैप में 5,000 का निवेश है। मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड में इन्होंने लमसम निवेश 1 लाख रुपए का किया है। और इसी तरह पराग पारिक में भी इन्होंने 4 लाख का एक लमसम निवेश किया है। तो कुछ सिप है, कुछ लमसम निवेश है और दीपक मिश्रा खुद हमारे साथ हैं। दीपक जी बताइए, आप क्या चाहते हैं, आपके क्या गोल्स हैं, आपकी क्या एज है, जरा अपने बारे में बताइए हमें। मेरी उम्र 30 साल है और मैं अर्ली रिटायरमेंट गोल देख रहा हूँ। जब मैं 40 साल का हो जाऊँ तो मैं रिटायर होना चाहता हूँ। तो मेरा जो कॉर्पस है, मैं चाहता हूँ कि मेरे कम से कम 3 से 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे हो जाए जब मैं 40 साल का हो जाऊँ। और करंटली अभी 31,000 रुपए की SIP में कर रहा हूँ। ओके, वंडरफुल। सो सिर्फ 30 साल के हैं आप और आप निवेश की जर्नी आपने शुरू की थी 2013 में। मैं आई थिंक 19 इयर्स का था। ओके, आप 19 साल के हैं? जब मैं 19 साल का था, जब मैंने 19 साल के जब थे तब आपने शुरू किया और अब आप 30 साल के हो रहे हैं। ओके, वेरी नाइस। और अब 10 साल का समय है। मुकेश जी, दीपक जी को क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मुझे लगता है 19 में इन्होंने शुरू किया, विच इज सो गुड। और अब जो है वो कह रहे हैं कि भाई 10 साल में रिटायर होना है। 3-3.5 करोड़ रुपए जमा हो जाएंगे क्या? मैंने आपको उनके सिप और लमसम के निवेश बता दिए हैं। अगर आप चाहेंगे हम रिपीट करेंगे, बस स्क्रीन में इनका पोर्टफोलियो भी दिखाते रहिए प्लीज, ताकि सबको आइडिया मिले। प्रियंका, सबसे पहली बात तो मैं कहूंगा दीपक एक फैंटास्टिक इन्वेस्टर है। उसने यंग एज में इन्वेस्ट करना स्टार्ट किया, 19 की एज में इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड अगर आज हम कॉर्पस देखें, 30 साल की उम्र में इनके पास 57 लाख का कॉर्पस है। मेरे को लगता है इंडिया में ऐसे बहुत कम इन्वेस्टर्स होंगे जिनके पास इतना कॉर्पस होगा। और अगर हम इनका विजन देखें, थॉट प्रोसेस देखें कि 40 साल में इन्हें रिटायर करना है और 3 करोड़ का कॉर्पस बन जाए, तो ये थॉट प्रोसेस होना और ग्रेजुअली बिल्ड करना
और ये इन्वेस्ट करना फैंटास्टिक है। और म्यूचुअल फंड में एसआईपी करके ये कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। कई बार लोगों को लगता है म्यूचुअल फंड ऐसे ही है, एसआईपी से क्या होगा। जो पावर ऑफ कंपाउंडिंग है, अगर हम दीपक जी के केस में देखें, 19 में स्टार्ट कर रहे हैं, 40 तक इनके पास 3 करोड़ हो जाता है, तो 21 साल में थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके ये अपने माइलस्टोन तक पहुंच लेते हैं। मेरे ख्याल से हम सबको दीपक जी से सीखना चाहिए। अब अगर मैं दीपक जी के पोर्टफोलियो की बात करूं, एस्पिरेशन की बात करूं, इन्होंने कहा इन्हें 3 करोड़ चाहिए 10 साल बाद, और ये अभी एसआईपी भी कर रहे हैं 31,000 की। अगर ये एसआईपी ऐसे ही कंटिन्यू करते रहे और जो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है, और मैं ये मान के चलूं कि रिटर्न इक्विटी में अगले 10 साल में 14-15% का आ जाएगा, तो इनके पास ये 3 करोड़ का पोर्टफोलियो बड़ी आसानी से बन जाएगा। तो बधाई हो दीपक जी, आप आराम से 40 साल तक रिटायर कर सकते हैं। अब अगर मैं पोर्टफोलियो पे आऊं, तो इनके पास जो फंड है, यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक बेहतरीन लो कॉस्ट निफ्टी इंडेक्स फंड है। एसबीआई का निफ्टी नेक्स्ट 50 भी एक अच्छा इंडेक्स फंड है। और इनके पास एक पराग पारिक का इन्होंने लमसम इन्वेस्ट किया हुआ है। और इनके पास कैन रोबोको स्मॉल कैप है और एक मोतीलाल ओसवाल S&P 500 फंड है। अब इनके पास अगर मैं फंड्स की बात करूं, तो फंड्स इनके पास ज्यादातर सारे सही हैं। अगर कॉम्बिनेशन की बात करूं, तो जो एसआईपी जारी है 31,000 में से ज्यादा पैसा 22,000 ये लार्ज कैप में डाल रहे हैं, तो ये पोर्टफोलियो लार्ज कैप हैवी बन रहा है। और सिंस ये टाइम होराइजन इनका 10 साल है, 10 साल में मिड कैप और स्मॉल कैप मुझे लगता है कि बहुत अच्छे रिटर्न दे सकते हैं, और उनमें नॉर्मली रिस्क भी कम हो जाता है अगर टाइम होराइजन लंबा है। मेरे को इनमें ये लगता है कि इनको मिड कैप स्मॉल कैप में अच्छा पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। करेंटली इनके पोर्टफोलियो में मिड कैप फंड नहीं है, तो मेरा इनको सजेशन ये होगा, जो फंड्स हैं आपके पास, यूटीआई निफ्टी 50 है, उसमें आप कंटिन्यू करें। एसबीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 उसमें भी कंटिन्यू करें। कैन रेबोको स्मॉल कैप थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, आप उसे वॉच लिस्ट में रखें बट कंटिन्यू करें। और एक मिड कैप फंड आप ऐड करें। निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड जो है वो एक मिड कैप फंड है, बेहतरीन है, कंसिस्टेंट है, कई सालों से है, उसको आप ऐड करें। और ये 4 फंड में आप पैसा बराबर डालें। जो आपकी रकम है मंथली एसआईपी जो 31,000 जारी है, वो आप चारों में बराबर डाल दे, तो इससे होगा ये कि 50% आपका लार्ज कैप में चला जाएगा और 50% मिड कैप स्मॉल कैप में चला जाएगा। जो लार्ज कैप है, मेरे को लगता है वहां से आप 13-14 रिटर्न निकालोगे परसेंट, और मिड स्मॉल से थोड़ा ज्यादा रिटर्न आ जाएगा, 18-20 आने की पॉसिबिलिटी है। और मैं आपको इसलिए सुझाव दे रहा हूं क्योंकि आपका टाइम होराइजन लंबा है, 10 साल का टाइम होराइजन है, तो ये थोड़े चेंज कर लीजिए। हो सकता है हम आपको रिटायर 40 से पहले करा दें। ओके, सो बहुत ज़्यादा लार्ज कैप था दीपक जी, इसलिए आपको मिड कैप भी ऐड करने के लिए कह रहे हैं मुकेश सर। उन्होंने एक स्कीम भी सुझाई है आपको, और थोड़ा सा स्मॉल कैप जो है कैन रेबेको का, उसको थोड़ा सा वॉच आउट करने की आपको ज़रूरत है। पर अच्छी बात यह है कि दीपक जी बिल्कुल राइट ट्रैक पर हैं, राइट पाथ पर हैं, और 10 साल में वो जो टारगेट चाह रहे हैं वो अचीव कर लेंगे। दीपक जी, क्या आप हमारे साथ बने हुए हैं? कुछ एडिशनल पूछना चाहते हैं आप? मेरे का एक क्वेश्चन है मैम, थैंक यू सो मच फॉर सजेस्टिंग मी। मेरा सिर्फ एक ही क्वेश्चन है कि हम मार्केट से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर ओवर द लॉन्ग टर्म हमारे को 13 से 14% मिल सकता है, बट अगर मिड कैप फंड से जाते हैं तो वॉलिटिलिटी स्मॉल कैप और मिड कैप की लार्ज कैप से बहुत ज्यादा होती है, तो वो रिकवर भी बहुत कम तेजी से होते हैं जितना लार्ज कैप रिकवर करते हैं। एंड निफ्टी नेक्स्ट 50 ज्यादा वॉलिटाइल रहता है अपार्ट फ्रॉम मिड कैप से। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर मैं मिड कैप की तरफ जाऊंगा तो मैं रिटर्न कितना एक्सपेक्ट कर पाऊंगा? देखिए, अगर मैं बात करूं इसमें क्या है, मैं आपको सुझाव ये देना चाहूंगा, आप इन्वेस्टमेंट में करें वो जो आपको सही लगता है, जो आपको समझ में आता है, जिससे आप कंफर्टेबल हैं। इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि आपको नींद रात को शांति से आनी चाहिए। कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट ना करें जिससे आपको लगता है यार इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है, गिर गया, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हैं। हम नहीं चाहते आप किसी कारण से परेशानी हो। अगर आपको इस समय लग रहा है मिड कैप स्मॉल कैप में ज्यादा वोलेटिलिटी है, आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है, तो मेरा सुझाव होगा उसमें ना करें। अभी जैसे कर रहे हैं लार्ज कैप ज्यादा करें, आप वैसे ही कंटिन्यू करें, बट ग्रेजुअली जैसे से आपकी मार्केट की नॉलेज बढ़ेगी शायद आपको कंफर्ट होगा, तभी आप इसमें ऐड करें। जहां तक रिटर्न एक्सपेक्टेशन की बात है, मेरे को लगता है अगले 10 साल इंडिया के गोल्डन ईयर्स हैं।
एक बहुत बड़ा कारण है फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहे हैं। लोगों को इन्वेस्टमेंट अवेयरनेस हो रही है, आधार के बेसिस पे, एप्स के बेसिस पे लोग जो ग्राउंड लेवल पे वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। महीने के 60,000 करोड़ स्टॉक मार्केट में आ रहा है और ये ट्रेंड चलेगा। तो मेरे को लगता है इंडियन मार्केट रिटर्न देगी। नॉर्मली हमारा अनुमान है लार्ज कैप जो है 13 से 15% रिटर्न देगा, जो मिड कैप है 16-17 दे देगा, और जो स्मॉल कैप है वो 18 से 20% की रिटर्न देने की पॉसिबिलिटी है। बट यस, इसमें रिस्क जो है मिड कैप में हमेशा ज्यादा होगा लार्ज कैप में, और स्मॉल कैप से ज्यादा, मिड कैप से ज्यादा होता है। तो अगर आप कंफर्टेबल हैं तो ऐड करें। 10 साल का टाइम होराइजन है तो इसलिए मैं ऐड कर रहा था, बट आप ग्रेजुअली इसको करें ताकि आपका कंफर्ट बना रहे। ओके, ऑल राइट। तो बहुत अच्छा लगा दीपक जी, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जुड़े हुए थे अपने सवाल के साथ, और मुझे ये बात अच्छी लगी कि ये अपना होमवर्क कर रहे हैं, समझ करके निवेश कर रहे हैं, और केवल रिटर्न नहीं, अपने रिस्क को भी वो जो है इवैल्यूएट करते हुए चल रहे हैं। एंड व्हाट अ नाइस पोर्टफोलियो। 10 साल में रिटायर करना चाहते हैं और वो बिल्कुल उस टारगेट तक पहुंच रहे हैं जो उन्होंने पैसों के लिए अपने लिए टारगेट सेट किया है। और चलिए अब हम लेते हैं हिमांशु जी का क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन है ना, वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन रहता है हमारे शो में। ये कह रहे हैं कि जी मुझे ना सिर्फ शुरू करनी है और 25 साल तक ये करेंगे, तो बताइए कि किस तरह के म्यूचुअल फंड में मुझे निवेश करना चाहिए। तो 25 साल का नजरिया, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है, आप किस तरह के सिप सजेस्ट करते हैं जिनका इतना लॉन्ग टाइम होराइजन रहता है? देखिए प्रियंका जी, अगर 25 साल का टाइम होराइजन है तो बहुत अच्छा हो जाता है। लंबे टाइम होराइजन में रिस्क काफी घट जाता है। एंड जनरली हम देखते हैं कि 7 साल का अगर कोई भी पीरियड लिया जाए हिस्टोरिकली, तो किसी भी फंड ने आज तक एसआईपी में 7% से ज्यादा रिटर्न पर एनम नहीं दिया है। तो जितना लॉन्ग टर्म होराइजन होता है, रिस्क काफी कम हो जाता है और रिटर्न बेहतरीन हो जाते हैं। अब हिमांशु जी की बात करूं, मेरे को नहीं पता है ये कितने एक्सपीरियंस इन्वेस्टर है, इन्होंने पहले इन्वेस्ट किया है नहीं किया है। अगर हम ये मान के चलें कि नए इन्वेस्टर हैं और ये ज्यादा इनको नॉलेज नहीं है और ये ज्यादा पोर्टफोलियो नहीं देखना चाहते, दिमाग लगाना नहीं चाहते, एंड आई एम श्योर ऐसे कई निवेशक होंगे जो नए हैं, पहली बार कर रहे हैं, या उनको लगता है कि कुछ ही फंड हो, ज्यादा दिमाग लगाना ना पड़े, सिंपल रहे, तो मेरा उनको सुझाव होगा आप एक ही फंड इन्वेस्ट करें जिसका नाम है HDFC S&P 500 इंडेक्स फंड। इस इंडेक्स फंड में होता क्या है, ये एक इंडेक्स को रेप्लिकेट करता है, जो इंडेक्स है S&P 500। इसमें इंडिया की टॉप 500 कंपनीज आ जाती हैं बाई साइज। जितनी बड़ी कंपनी होगा उसमें उसका वेटेज उतना ज्यादा होता है। इसमें लगभग 70% लार्ज कैप होता है, 20% मिड कैप होता है, 10% स्मॉल और माइक्रो कैप होता है। तो आपको बढ़िया एलोकेशन मिल जाता है, और ये एक इंडेक्स फंड है तो इसकी कॉस्ट भी लो है, तो आपको कॉस्ट की टेंशन नहीं है, फंड मैनेजर सिलेक्शन का रिस्क नहीं है। आंख बंद करके आप इस फंड को ले लीजिए और आप इसको 25 साल के लिए इन्वेस्ट कर लीजिए। आपको फिर पोर्टफोलियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये फंड आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा जब आप 25 साल बाद इसको देखेंगे तो। ओके, सो एक इंडेक्स फंड जो है वो चूज किया है आपके लिए 25 साल के होराइजन के लिए। और अब आप लेकर आते हैं जिग्नेश जी का सवाल। पर थैंक यू सो मच, आज बहुत सारे लोग लाइव जुड़े हुए हैं। सो मुकेश जी के एडवाइस सुन रहे हैं, और आपको कैसी लग रही है हमारी बातचीत, प्लीज अपने रिएक्शन भी हमें भेजते रहिएगा। सो मुकेश जी हमारे साथ अगले आधे घंटे के लिए रहने वाले हैं। और अब मैं लेकर आ रही हूँ जिग्नेश जी का सवाल लाइव जो पूछा इन्होंने, और ये पूछ रहे हैं मुकेश जी क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान के बारे में। आपको क्या लगता है क्वांट स्मॉल कैप डायरेक्ट प्लान जो है वो कैसा प्लान है? कोई अगर निवेश करने की सोच रहा है तो आप उन्हें क्या बताना चाहेंगे कि क्योंकि ये क्वांट बेस्ड होगा, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा हमें अवेयर भी कीजिए। देखिए आजकल क्वांट के फंड्स चल रहे हैं हर जगह, मीडिया में, न्यूज़पेपर में। क्वांट के फंड्स, चाहे वो मिड कैप फंड है, स्मॉल कैप फंड है, एक्टिव फंड है, सारे फंड इस समय चल रहे हैं। टॉप परफॉर्मिंग फंड है, और सिर्फ क्वांट स्मॉल कैप नहीं, कोई भी आप क्वांट फंड उठा लीजिए, सारे टॉप परफॉर्मिंग हो रखे हैं अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी में। और ये लास्ट हम 3-4 साल से देख रहे हैं कि क्वांट एक टॉप परफॉर्मिंग फंड है। अब अगर मैं क्वांट की स्ट्रैटेजी समझूं, जो इनके CIO हैं मिस्टर संदीप टंडन, एक बेहतरीन फंड मैनेजर हैं, काफी ये क्वांट स्पेसिफिक यूज करते हैं, मेजर्स फैक्टर्स यूज करते हैं, बट उसमें अपना ह्यूमन इंटेलिजेंस भी डालते हैं।
और अच्छी बात क्या है कि रिटर्न इनकी स्ट्रेटेजी सारी चल रही है, इनकी कॉल्स काफी एक्टिव रही है। जब अडानी के स्टॉक चल रहे थे तो ये अडानी के स्टॉक उठा रहे थे, जब पीएसयू के स्टॉक चल रहे थे ये पीएसयू के स्टॉक उठा रहे थे। जो थीम चल रही थी ये राइटली इनको कॉल कर रहे थे। कई सालों से हम क्लाइंट्स को क्वांट के फंड रिकमेंड नहीं कर रहे थे क्योंकि एक नया फंड हाउस था और ये एग्रेसिव था, बट सिंस इन्होंने कंसिस्टेंटली रिटर्न देना शुरू किया है, अब हम क्वांट के फंड रिकमेंड कर रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। और सिर्फ स्मॉल कैप फंड नहीं, सारे फंड अच्छे कर रहे हैं। अब जहां तक अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं, तो पहली बात तो मेरे को पता नहीं कि जिग्नेश जी का पूरा पोर्टफोलियो क्या है। स्मॉल कैप ने अच्छा रिटर्न दिया है, मैं ये नहीं चाहता था कि वो सारा पैसा इसमें डाल दें, क्योंकि स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हुई है और इस समय स्मॉल कैप जो है एज अ कैटेगरी वो ओवर वैल्यूड है लगभग 35%। तो क्योंकि रिटर्न इतना ज्यादा है, 2020 से स्मॉल कैप कैटेगरी चल रही है, तो काफी महंगा हो गया है। आने वाले टाइम में शायद ऐसा रिटर्न नहीं आए, तो आप पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो इसमें डाल सकते हैं और क्वांट के स्मॉल कैप फंड में डाल सकते हैं। जो स्मॉल कैप फंड है वो एक एग्रेसिव कैटेगरी है, इसमें रिटर्न ज्यादा आना चाहिए, रिस्क ज्यादा आना चाहिए। तो मेरा रिकमेंडेशन यही होगा, थोड़ा पैसा डालें इसमें, सब ना डालें, बट ये एक अच्छा फंड है, रिकमेंडेड फंड है। ओके लेकिन इट शुड बी जस्ट आपके पोर्टफोलियो का एक हिस्सा होना चाहिए, सिर्फ आप इसमें नहीं निवेश कर रहे हो ये इंश्योर कीजिएगा। सिर्फ एक फंड में निवेश करके आप बहुत कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच ले रहे होंगे, और जैसा कि सर ने कहा इसमें रिस्क भी होता है जब आप स्मॉल कैप को चूज करते हैं, जितनी तेजी से बढ़ते हैं उतनी तेजी से गिरते भी हैं। सो आर यू प्रिपेयर्ड, आप वैसी वॉलेटिलिटी का सामना कर सकते हैं, उस तरह के डाउन फॉल स्पाइक का, तो इसको ख्याल रखिएगा। ओके सो अब मैं लेती हूँ एसएस यादव का क्वेश्चन। एसएस यादव पूछ रहे हैं कि इनके पास है यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स जिसमें ये सिप कर रहे हैं 3000 रुपए की, डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट, नॉट इक्वल वेट आई थिंक ये रूल बेस्ड इन्वेस्टिंग करता है, इसमें इनका 3000 का निवेश है, प्लस पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में इनका 3000 का निवेश है, फिर एसबीआई के स्मॉल कैप में 1500 का ये सिप कर रहे हैं, यूटीआई और डीएसपी में एक रखना है। ओके सो यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और डीएसपी निफ्टी 50 इक्वल वेट में अगर ये एक चूज करना चाहें तो आप कौन सा इन्हें सेलेक्ट करने के लिए कहेंगे? अभी कुल जो उनकी राशि हो रही है वो कह रहे हैं अभी ये 10,000 पर मंथ निवेश कर रहे हैं। एसएस यादव का पोर्टफोलियो जो लाइव आया था, एडवाइस कीजिए। यादव जी, मैं आपको कहना चाहूंगा जो आपके दो फंड हैं, निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या डीएसपी निफ्टी इक्वल वेट फंड, वो दोनों सिमिलर से फंड है। थोड़ा सा मैं बेनिफिट ऑफ द ऑडियंस सबके लिए थोड़ा बता दूं दोनों में फर्क क्या होता है। जो निफ्टी 50 होती है वो जो टॉप 50 कंपनीज होती है इंडिया की बाई साइज, उसमें डाल रहा होता है, बट इसमें जो वेटेज है वो जितनी बड़ी कंपनी उसका उतना ज्यादा वेटेज होगा। जैसे रिलायंस सबसे बड़ी कंपनी है, एचडीएफसी बड़ी है, तो उनका वेट ज्यादा होता है, और जो 48, 49, 50 वो छोटी कंपनी है तो उनका वेट कम होता है। और जो निफ्टी 50 इक्वल वेट फंड है उसमें क्या होता है, टॉप 50 कंपनीज ही होती हैं ये, बट वेट सब में बराबर होता है, सब में वेट 2% होता है, चाहे वो रिलायंस हो चाहे कोई और छोटी नंबर पे कंपनी हो, उनका वेट बराबर होता है। टेक्निकली, थियोरिटिकली, ग्लोबली अगर हम देखें रिसर्च के हिसाब से इक्वल वेट इंडेक्स एक बेटर इंडेक्स माना जाता है, क्योंकि उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि जो छोटी कंपनी हो बड़ी बनेगी तो उसमें उनको बेनिफिट होगा। और जो निफ्टी 50 है, क्योंकि उसमें जो बड़ी कंपनी है उसमें ज्यादा वेट होता है, तो अगर वो ज्यादा चल रही होती है तो वहां पे वो अच्छा कर रहा होता है। इंडिया में निफ्टी 50 भी बहुत स्ट्रांग इंडेक्स है, क्योंकि फ्लोज निफ्टी 50 में बहुत स्ट्रांग है। जो प्रोविडेंट फंड का पैसा आता है मंथली लगभग 3-4 हजार करोड़, वो सारा निफ्टी 50 में ज्यादा जा रहा होता है, इंस्टीट्यूशनल पैसा भी जा रहा होता है। मेरे ख्याल से ज्यादा दोनों में कोई फर्क नहीं है, आप कोई भी उठा लो। मेरे से पूछोगे तो इस समय आप निफ्टी 50 उठा लीजिए, क्योंकि वो लगभग गिरता भी कम है, डाउन साइड में लोग बड़ी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर मैं आपके पोर्टफोलियो की बात करूं, आपने 10,000 की एसआईपी में से 6,000 या 60% सिर्फ निफ्टी बेस्ड कंपनीज में कर रहे हैं, लार्ज कैप कंपनीज में कर रहे हैं, जो मेरे को लगता है कि एक एग्रेसिव बेट हो गया है। आपको थोड़ा इसमें मिड कैप और स्मॉल कैप ऐड करना चाहिए। आपके पास पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है जो एक बेहतरीन फंड है, उससे आप कंटिन्यू करें। एसबीआई स्मॉल कैप काफी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है, आप इसे एग्जिट कर दें, आप एग्जिट कर दें और इसकी जगह आप एक
क्वांट का स्मॉल कैप फंड ले लीजिए, और आपके पास मिड कैप फंड नहीं है तो आप निप्पॉन ग्रोथ फंड ले लीजिए। तो आपके पास अब 4 फंड हो जाएंगे, यूटीआई निफ्टी 50 हो गया, पराग पारिक हो गया, निप्पॉन ग्रोथ हो गया और क्वांट स्मॉल कैप हो गया। और इन चारों में बराबर की रकम डाल के आप एसआईपी कर दीजिए, ताकि आपको मिड स्मॉल का भी बेनिफिट मिले, लार्ज का भी बेनिफिट मिले और डाइवर्सिफिकेशन बढ़िया है। ऑल राइट, सो काफ़ी लंबा जवाब, आप थोड़ी सी सांस ले लीजिए मुकेश जी, मैं रिमाइंडर तब तक दे दूंगी कि लोगों को सवाल कैसे भेजने हैं। सो क्विकली स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 9311211874। इस पर आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। और मैं ये भी आपको बोल रही हूँ कि प्लीज़ अगर आप खुद जुड़ के सवाल पूछना चाहते हैं तो हमें एक नोट लिख दीजिए कि हाँ आप शो में जुड़ेंगे, लाइव अपना क्वेश्चन पूछेंगे, हमें भी आपसे बात करने का मौका मिलेगा। या फिर आप खुद अपने पोर्टफोलियो का एक वीडियो बनाइए, बताइए कि मैं जैसे मैं लिखूंगी, मैं करूंगी, मैं प्रियंका हूं, मेरी उम्र ये है, मैं अपने पोर्टफोलियो में ये स्कीम्स हैं, और ये छोटा सा वीडियो हमें भेज दीजिए, हम इसे यूज कर लेंगे। ईमेल करना चाहते हैं तो money9query@tv9.com पर ईमेल कीजिए। एंड थैंक यू सो मच, इतने सारे लाइव लोग जुड़े हुए हैं। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी, मंडे टू फ्राइडे हम हर दिन शाम को 4 से 5 ये शो लेकर आते हैं। हाँ, फ्राइडेज को हम रिटायरमेंट और एस्टेट प्लानिंग की बात करते हैं। तो मंडे टू थर्सडे आपके पोर्टफोलियो पर फोकस है, फ्राइडे को हमारा फोकस रहता है कि आप अपनी रिटायरमेंट की स्ट्रैटेजी कैसे बनाएं दूर की सोच के जरिए। चलिए अब हम लेकर आते हैं एक सवाल जो हमें व्हाट्सएप पर आया है मंजू हर्षिता का। और मंजू ने पूछा है 10 से 15 साल के नजरिए से ये निवेश कर रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में क्या कुछ चेंज करने की जरूरत है, 5,000 रुपए की सिप और करनी है, इसके लिए बताएं कौन सी स्कीम लें। ओवरऑल पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। एक्सिस स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ में 1,000 रुपए का निवेश है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप फंड में इनका निवेश जा रहा है 1,000 का। कैनेरा रोबेको में 1,000 का निवेश है। निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स फंड में 2,000 का निवेश है। और एसबीआई के ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान में 1,000 का निवेश है। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड में 1,000 का निवेश है। यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स में 1,000 का निवेश है। ओके, सो 1,000 करके इन्होंने हर स्कीम में निवेश किया है। 5,000 की और एडिशन करनी है। तो ओवरऑल स्कीम आपके सामने है। मुकेश सर, मैं चाहूंगी हम ये स्कीम दिखाते रहें ताकि आपको उनके पोर्टफोलियो का आइडिया मिलता रहे। क्या सजेस्ट करेंगे आप इन्हें? देखिए, अगर मंजू जी का पोर्टफोलियो की बात करें, इन्होंने एक अच्छा पोर्टफोलियो बना रखा है, डाइवर्सिफाइड है, इसमें मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब उठा रखे हैं। थोड़ा सा इसमें मैं चेंजेस करना चाहूंगा। मेरे को लगता है कि इनके पास 3 ऐसे फंड हैं जहां पे इनको एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। पहला फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। एक्सिस के जितने भी इक्विटी फंड्स हैं इस समय अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी फंड मैनेजमेंट टीम काफी टाइम से नहीं चल रही है, चेंजेस करके भी वो कोशिश कर रहे हैं बट रिटर्न नहीं आ रहा है। तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड में इनको एसआईपी स्टॉप कर देना चाहिए। फिर इनके पास 2 लार्ज एक्टिव फंड्स हैं, कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड और एसबीआई ब्लू चिप फंड। जनरली हम क्या देख रहे हैं, इंडियन मार्केट क्योंकि मैच्योर हो गई है, लार्ज कैप में जो फंड मैनेजर है वो बेंचमार्क को या निफ्टी को बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न नहीं जनरेट कर पा रहा है। और वो रिटर्न इसलिए भी जनरेट नहीं कर पा रहा है, इनमें खर्चे लगभग ज्यादा भी होते हैं, 1.5-2% का इनमें एक्सपेंस होता है। तो मेरा सजेशन ये होगा कि ये एसबीआई कैन रोबेको ब्लू चिप और आपका एसबीआई ब्लू चिप दोनों में ये एसआईपी बंद कर दें। तो ये 3 फंड में आप एसआईपी बंद कर सकते हैं। और अगर जहां तक इन्वेस्टमेंट की बात करूं, ये आप अगर एसआईपी स्टॉप करेंगी 1,000 रुपए की, 3,000 की आपकी एसआईपी स्टॉप हो रही है। और आपने शुरू में बताया कि आप 5,000 की एसआईपी आप ऐड करना चाहते हैं। अब इसमें आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में 2 बेहतरीन फंड है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ फंड है। इसमें आप एसआईपी बढ़ा दीजिए 1,500 की, क्योंकि बेहतरीन फंड है। और नॉर्मली निवेशक से मेरा एडवाइस हमेशा ये रहती है कि आप फंड में ज्यादा, पोर्टफोलियो में ज्यादा फंड ऐड ना करें। जो अच्छे फंड है उनमें इंक्रीज करें और जो खराब है उन्हें निकालें। तो क्योंकि इनमें पराग पारिक, निप्पॉन इंडिया ग्रोथ अच्छा है तो उसमें ऐड करें। और 2 नए फंड ऐड करें, एक एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप जिसमें आप 2,500 की एसआईपी बढ़ाएं, और एक क्वांट का स्मॉल कैप जिसमें आप 2,500 की एसआईपी बढ़ाएं। तो मैं आपकी 3 फंड में एसआईपी बंद करवा रहा हूं और 2 फंड ऐड करवा रहा हूं। ये चेंजेस कर लीजिए तो पोर्टफोलियो थोड़ा बैलेंस हो जाएगा। जो अंडर परफॉर्मिंग है वो निकल जाएंगे और आपकी जो फंड की कॉस्ट है
वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि फंड कॉस्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ओके, और टॉप अप कीजिए आप पराग पारिक और निप्पॉन इंडिया के ग्रोथ फंड में, आप इनको कह रहे हैं कि वहां आप टॉप अप कीजिए। जो आप 5,000 एडिशनल करना चाहते हैं इन दोनों में बढ़ाइए। 2 चेंजेस आपको बताए हैं, 2 को हटाने के लिए और 2 ऐड करने के लिए, उनका ख्याल रखिएगा। अब हम लेते हैं श्रुति का पोर्टफोलियो। श्रुति हमसे पूछ रही है कि इन्होंने एक्सिस के ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में ये 3,000 रुपए का निवेश कर रही है, एक्सिस के फोकस फंड में ग्रोथ ऑप्शन में 3,000 का निवेश है, टाटा डिजिटल फंड में 1,000 का निवेश है, निप्पॉन के स्मॉल कैप में 3,000 का निवेश है, एसबीआई के ब्लू चिप फंड में 3,000 का निवेश है, और इनके पास है कोटक का फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें 3,000 का निवेश ये कर रही हैं। तो आपको कैसा लग रहा है श्रुति का ये पोर्टफोलियो? देखिए, अगर हम श्रुति के पोर्टफोलियो का बात करें, इन्होंने अच्छा पोर्टफोलियो बनाया है, एंड बट इसमें थोड़े ओवरलैप है, थोड़े अंडर परफॉर्मिंग फंड है। जैसे एक्सिस के फंड्स की बात करें, थोड़ी देर पहले जैसे कि मैंने बताया कि एक्सिस के सारे फंड्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। जब 2020 का पीरियड था, 2021 का पीरियड था, उस समय एक्सिस के फंड काफी अच्छा कर रहे थे, सारे फंड चल रहे थे। और नॉर्मली हम देखते हैं जब एक फंड हाउस के फंड चल रहे हैं, सारे चल रहे होते हैं, जब नहीं चल रहे होते हैं वो सारे अंडर परफॉर्म कर रहे हैं। इनके पोर्टफोलियो में एक्सिस फोकस काफी अंडर परफॉर्मिंग है और रिकवर भी इतना नहीं कर पा रहा है, और वो लार्ज कैप हैवी है, तो एक्सिस फोकस में इन्हें एसआईपी स्टॉप कर देनी चाहिए। एक्सिस का ईएलएसएस है, उसमें भी आप एसआईपी स्टॉप कर दीजिए, और अगर 3 साल पूरे हो गए तो उसे आप निकाल सकते हैं। तो एक्सिस में आप बंद कर दीजिए, और इनकी जगह मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि एक एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड ये ऐड कर सकते हैं, और एक इंडेक्स फंड ऐड कर लीजिए, यूटीआई का निफ्टी इंडेक्स फंड। और अगर मैं बाकी फंड की बात करूं, टाटा डिजिटल फंड एक अच्छा फंड है। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है आईटी काफी टाइम से नहीं चला है, तो शायद वो आगे जाके चलेगा, चलना उसको चाहिए। फिर इनके पास कोटक फ्लेक्सी कैप है, कोटक फ्लेक्सी कैप फंड अंडर परफॉर्म कर रहा था, वो अभी चल रहा है। एक एसबीआई का ब्लू चिप फंड है, एसबीआई ब्लू चिप में मेरे को लगता है कि इन्हें एसआईपी रोक देना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप एक्टिव फंड्स नहीं चल रहे हैं। इसके बदले एक मिड कैप फंड ले लीजिए, क्योंकि इनके पास मिड कैप फंड नहीं है। निप्पॉन का इंडिया का ग्रोथ फंड ले लीजिए, एंड बाकी सब पोर्टफोलियो सही है, तो मेरे को नहीं लगता कुछ चेंज करने की जरूरत है। ओके, अब हम एक लेकर आते हैं क्वेश्चन हसन जी का। अब इनका क्वेश्चन लेने के पीछे एक और मकसद है, लाइव क्वेश्चन है। अभी हम क्वांट पर बात कर रहे थे, तो इनके पोर्टफोलियो में देखिए क्या क्या है सर। हसन के पोर्टफोलियो में क्वांट का स्मॉल कैप जिसमें ये सिप कर रहे हैं 2,000 रुपए की, क्वांट का मिड कैप उसमें ये 1,000 की सिप कर रहे हैं, निप्पॉन इंडिया के एक स्कीम में 2,000 की सिप है, जो कि हमें पता नहीं चल रहा है, उन्होंने उसका नाम नहीं लिखा है, प्लस स्मॉल एसबीआई के स्मॉल कैप में सिप है 2,000 की, और एसबीआई के पीएसयू में भी एक पीएसयू स्कीम में भी सिप है 1,000 रुपए की। हसन जी पूछ रहे हैं आपको इनका पोर्टफोलियो कैसा लग रहा है। सो निप्पॉन वाले का स्कीम का नाम मुझे नहीं समझ में आया, पर 2,000 का निवेश वहां पे भी जा रहा है। तो आपको कैसा लग रहा है सर इनका पोर्टफोलियो? कुल हम देख रहे हैं कि 8,000 की ये सिप कर रहे हैं इन अ मंथ। मेरे को लगता है प्रियंका, हसन अली जी पास परफॉर्मेंस काफी देख रहे हैं, काफी न्यूज़पेपर में देख रहे हैं, जहां देख रहे हैं, और जो टॉप परफॉर्मिंग फंड है उसमें पैसा डाल रहे हैं, क्योंकि इनके पास जितने भी फंड हैं सारे मिड कैप स्मॉल कैप है, और एक पीएसयू फंड है। और लास्ट 2-3 साल में मिड कैप स्मॉल कैप ने बहुत ज्यादा रिटर्न दिया है, और पीएसयू फंड भी चला है। तो मेरे को ऐसा लगता है कि इन्होंने पास्ट परफॉर्मेंस देखते हुए इन्वेस्ट किया है। और इसमें हो ये रखा है क्योंकि जैसे कि मिड कैप स्मॉल कैप इस समय बहुत महंगे हो रखे हैं, वो 35 to 40% ओवर वैल्यूड है, तो इसमें रिस्क काफी ज्यादा बढ़ गया है। तो सवाल ये आता है कि हसन अली जी क्या कंफर्टेबल है? हाँ, लॉन्ग टर्म में 10-15 साल में मिड कैप स्मॉल कैप अच्छा करेंगे, बट शॉर्ट टर्म में काफी वोलेटिलिटी आ सकती है। इस समय लार्ज कैप मेरे को लगता है कि फेयरली वैल्यूड है, और अगर कोई वोलेटिलिटी आएगी तो बेटर हैंडल कर पाएंगे। तो मेरे को लगता है कि मिड स्मॉल में इनको एक्सपोजर रिड्यूस करना चाहिए। अब इनके पास 2 क्वांट के फंड है, किसी भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी के आपको 2 फंड लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब चलते हैं तो सारे चल रहे होते हैं, जब गिरते हैं तो वो सारे गिर रहे होते हैं। तो मेरे को लगता है कि इनको निप्पॉन मिड कैप और क्वांट स्मॉल कैप में से एक बंद कर दें आप, निप्पॉन क्वांट मिड कैप बंद कर दें, और जो इनके पास जो बाकी फंड है, मेरे को लगता है निप्पॉन इंडिया का ग्रोथ फंड है, वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एसबीआई स्मॉल कैप अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो मेरे को लगता है इनके जो 5 फंड हैं,
इसमें से ये एक क्वांट मिड कैप बंद कर दें और एक एसबीआई स्मॉल कैप बंद कर दें, और इनमें एक ऐड कर लीजिए यूटीआई इंडेक्स फंड और एक एचडीएफसी का लार्ज एंड मिड कैप फंड। तो थोड़ा सा ये लार्ज कैप यूटीआई का भी आपने कहा इंडेक्स फंड ही, राइट? यूटीआई इंडेक्स फंड, करेक्ट यूटीआई इंडेक्स फंड लार्ज कैप के लिए। यूटीआई लार्ज कैप में आप कह रहे हैं आपका झुकाव जो है और होना चाहिए, क्योंकि मिड कैप हम बहुत देख रहे हैं, स्मॉल कैप हम बहुत देख रहे हैं हसन जी आपके पोर्टफोलियो में। तो प्लीज इसको आप थोड़ा सा ऑर्डर में लाइए अपने पोर्टफोलियो को। अब मैं लूंगी सूरज सिंह का सवाल। और सूरज जी आपका सवाल लेते हुए आई एम सॉरी, आपने ये सवाल हमें हमारे एक वीडियो के नीचे भेजा था, मैं समय पर नहीं ले पाई, पर आज हमने सोचा हम मुकेश सर आए हैं और वो जो है फाइनेंशियल प्लानिंग में इतने लोगों की मदद करते हैं और हम चाहते थे कि मुकेश जी आपकी भी मदद करें। तो सूरज सिंह का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है सर, वो कह रहे हैं कि भाई मेरी सैलरी 12,000 रुपए है और मैं अब सिप शुरू करना चाहता हूँ, मुझे सिप कैसे शुरू करना चाहिए, मुझे इसकी जानकारी दीजिए। अगर 12,000 रुपए है तो आई एम श्योर ये छोटे से अमाउंट से ही सही पर फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ एक कदम उठाना चाहते हैं, तो ऐसे निवेशकों को आप क्या सलाह देते हैं? कितने की सिप से शुरू कर सकते हैं? आइडियली अगर मैं कहूँ ये 500 रुपए की 2 सिप 1,000 रुपए की अगर करना चाहें, किस तरह की स्कीम आप सजेस्ट करेंगे इन्हें? पहली बात तो मैं सूरज जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने म्यूचुअल फंड में एसआईपी करने का डिसीजन लिया। 12,000 सैलरी से कोई फर्क नहीं पड़ता, कम ज्यादा कोई भी सैलरी हो, इस समय आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। और आजकल आप 100 रुपए से भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं। कुछ फंड 100 रुपए की ले लेते हैं, ज्यादातर फंड 500 रुपए की कर सकते हैं। मैं आपको इस समय नहीं बोलना चाहूंगा कि आप कितने रुपए कितना परसेंटेज आपकी सैलरी का डालें, क्योंकि आप इसके लिए बेस्ट जज होते हैं। आपको आपका खर्चा पता होता है। मैं नहीं कहूंगा कि आप खर्चा कम करें, जो आपको लगता है कंफर्टेबली आप मंथली बचा सकते हैं उतना आप करें। चाहे तो आप छोटे से स्टार्ट करें, बाद में और बढ़ा लें। तो जो आपको अमाउंट लगता है आप डिसाइड करिए। सबसे पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप होगा ये कि कौन सी स्कीम करें, क्योंकि आप पहली बार कर रहे हैं, आप नहीं जानते हैं। मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा आप इंडेक्स फंड करें, और एचडीएफसी का S&P 500 इंडेक्स फंड आपको मैं रिकमेंड करूंगा। आपको एक ही फंड चाहिए इस समय, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपल रखिए पोर्टफोलियो को, और इस इंडेक्स फंड में आपका लार्ज मिड स्मॉल सारे आ जाते हैं। और इन्वेस्ट करने का तरीका बहुत सिंपल है। या तो आपके पास कोई बैंकिंग अकाउंट होगा या डीमैट अकाउंट होगा जिनका ऐप है, जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। नहीं है तो इस समय काफी सारे ऐप है, जीरोदा है, ग्रो है, ईटी मनी है, किसी का भी डाउनलोड करिए और उसमें आप तुरंत इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस समय ऑनलाइन केवाईसी हो जाती है और इस फंड को सेलेक्ट करके आप कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं हो रहा तो आप आपके पास कोई डिस्ट्रीब्यूटर है या कोई भी एडवाइजर है, उनसे कांटेक्ट करके भी आप कर सकते हैं। ओके, सो सूरज जी इंडेक्स फंड सर कह रहे हैं क्योंकि इसमें आपको पूरा डाइवर्सिफिकेशन भी मिलेगा और बाजार के बेंचमार्क के जैसा रिटर्न भी मिलेगा। आप न्यू इन्वेस्टर हैं तो इंडेक्स फंड आपके लिए एक अच्छी शुरुआत के लिए स्कीम हो सकती है, और प्लीज इसे बढ़ाते रहेगा अपने पोर्टफोलियो को। वैसे हमने भी एक ऐसा ही वीडियो बनाया कि सिप क्या होती है, कई लोग तो पूछते हैं सिप क्या है, तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। सिप क्या होती है, कुछ सिंपल जवाब का वीडियो आप मेरा जरूर देखेगा। और आज के लिए मुकेश सर आई थिंक आई विल जस्ट से बाय टू यू, क्योंकि अगर मैं चाहूँ तो हम अभी और आधे घंटे बात कर सकते हैं, इतने क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट कमिटमेंट आपने हमें 1 घंटे की दी थी, तो इसीलिए थैंक यू सो मच। इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड आई होप हमारी और आपकी बातचीत सुन करके कुछ ऐसे लोग हमें फिर कॉन्टैक्ट करेंगे कि हमने आपके शो को देखा और हम अब स्कीम में इन्वेस्ट करना शुरू कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच मुकेश सर। थैंक यू प्रियंका, थैंक्स अ लॉट। ऑलराइट, तो आज के शो को यही रैप अप करते हैं, लेकिन तहे दिल से आप सबका धन्यवाद। आप लोग आज इतने सारे जुड़े हुए थे, इतने सारे सवाल पूछ रहे थे। आई होप हम आपकी मदद कर पा रहे हैं। अगर मैं कुछ मिस कर रही हूँ या अगर आपको लग रहा है कि मुझे कुछ और सवाल इसके बारे में पूछना था जो मैं नहीं पूछ रही हूँ, तो भेजिए आप अपने सवाल, मैं वो भी पूछूंगी अपने एक्सपर्ट से। और व्हाट्सएप, ईमेल या फिर यूट्यूब पर लाइव जुड़ते रहिए, अपने सवाल इसी तरह पूछते रहिए। मंडे टू फ्राइडे शाम को 4 से 5 बजे मैं आपके साथ रहती हूँ लाइव। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, बाय बाय। मेरी सिप मेरा सवाल।